नमस्कार दर्शकों, कितनी प्यारी होती है ना ये सुबह, जब चारों ओर गूंजता है पंछियों का संगीत। अलबेले से मौसम में लगता है खुशियों का मेला। सुबह सुबह ना कोई चिंता होती है और ना ही कोई झमेला। सुबह की निश्चल मुस्कान के साथ कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूँ निहारिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अनुजा। दर्शकों, निहारिका जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। हर दिन हमें नई शुरुआत करनी चाहिए और साथ ही कुछ नया करने की, अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जिसने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। इसलिए हमें गलतियों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि कुछ नया, कुछ अच्छा करने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है अनुजा। दर्शकों, ये बिल्कुल सच है, जैसा कि अनुजा ने आज के विचार में आपको बताया कि गलतियां हमें सबक दे जाती हैं, हमें ये सिखा जाती हैं कि प्रगति पर बढ़ने के लिए, आगे अच्छा करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। आज है 4 जून, दिन है बुधवार। तो आपको ये भी बताएंगे कि आज के दिन की खास बातें इतिहास में क्या थी, है ना अनुजा? बिल्कुल, आज कुछ अच्छी बातें हुई थी। 1904 में आज के ही दिन भगत पूरन सिंह, जो एक पत्रकार, प्रकाशक, पर्यावरणविद और समाजसेवी थे, उनका जन्म पंजाब लुधियाना में हुआ था। उन्होंने मानवता के हित के लिए बहुत सारे काम किए थे। इसके साथ ही आज के दिन 1917 ईस्वी में पहले पुलित्जर अवार्ड्स की घोषणा की गई थी। और सबसे अच्छी बात कि आज के दिन एक प्रसिद्ध अदाकारा, हिंदी सिनेमा जगत की, नूतन, उनका जन्म हुआ था। उन्होंने, कहना नहीं होगा, उनके बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने कई असंख्य हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने अभिनय का उन्होंने लोहा मनवाया और उनको पद्मश्री से भी 1974 में सम्मानित किया गया था। बिल्कुल, ये थी बातें हमारे आज के दिन से जुड़ी हुई दर्शकों। और ये भी बात सच है कि हमारा जो ये देश है भारत, वो विविधताओं में एकता का देश है। हमारे यहाँ बहुत से धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और उतनी ही तरह की भाषाएं और बोलियां हमारे यहाँ बोली जाती हैं। आप अपने आस पड़ोस में ही देख लीजिए, कहीं किसी की भाषा पंजाबी होगी, किसी की बंगाली, आपके पड़ोस में कोई भोजपुरी बोलने वाला होगा तो कोई मद्रासी बोलने वाला। लेकिन एक बात ये भी बिल्कुल सच है कि हम सबों में आपस में उतना ही प्यार होता है। दर्शकों, ये जो भाषा होती है ना, वो हमारे विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। उसके माध्यम से हम ये बताते हैं कि हमारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और ये जो शब्दों की अभिव्यक्ति होती है, उसमें हम किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं, उस पर भी शब्दों का अर्थ निर्भर करता है। चलिए, आपका इंटरेस्ट बढ़ गया भाषा विज्ञान के बारे में जानने के लिए, तो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, वो इसी भाषा विज्ञान से जुड़े हुए हैं। डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम से जुड़े रहिए। बिल्कुल, आज हमारे जो कार्यक्रम में अतिथि मौजूद हैं, वो अपने आप में बहुत अनूठे हैं, बहुत अनोखे हैं। बिल्कुल, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं मोहम्मद जहांगीर वारसी। ये न सिर्फ एक भाषा विज्ञानी हैं, बल्कि एक शोधकर्ता और बहुत अच्छे, बहुत नामी प्रसिद्ध लेखक भी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनके बारे में। और भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इनको 2007 में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि दिया था इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी ने, और ये लंदन बेस्ड एक सोसाइटी है। 2011 में इन्हें हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही इन्होंने पीएचडी की है दक्षिण एशियाई भाषा विज्ञान में, और इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है, और इन्हें 2013 में ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो सर, डॉक्टर सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। कार्यक्रम की शुरुआत आपसे इस बात से करना चाहेंगे कि बिहार से जो आपका जुड़ाव है, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो बिहार से ही जुड़ी हुई है। कैसा था बचपन और कहाँ से हुई आपकी शिक्षा दीक्षा? देखिए, बचपन की बात करते हुए मैं आपको बहुत पहले अपने गांव ले जाना चाहता हूँ, जहाँ से मैंने और मेरे माता पिता ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि आगे चल के मेरा बेटा यहाँ तक पहुँचेगा। तो मेरी शुरुआत जो थी एजुकेशन की, जो शिक्षा मैंने ली थी, वहीं हाई स्कूल है, घर के पास एक सती घाट हाई स्कूल है, जो 4-5 किलोमीटर मेरे गांव से दूर है। वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी। और मेरे पिता एक प्राइमरी टीचर थे, माता जी हाउसवाइफ थी। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं हाई स्कूल करा दूँ, फिर अगर हो सका तो इंटर या बीए करवा दूँगा और फिर कहीं नौकरी मिल जाएगी। चूँकि वो टीचिंग से जुड़े हुए थे, तो शिक्षा की गुणवत्ता को समझते थे और अहमियत को समझते थे कि बगैर शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते।
तो वहाँ से मैंने हाई स्कूल पास की 1985 में, फर्स्ट डिवीज़न से स्कूल में मेरी पोजीशन थी। फिर वहाँ से उन्होंने सुन रखा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक गांव के करीब 20 किलोमीटर दूर पे एक साहब वहाँ पढ़ते थे, तो उनका नाम सुना था कि ये लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। तो उनके दिमाग में था कि वहाँ अगर चला जाता है तो ये इसका कैरियर बन जाएगा। जी जी। तो फिर उन्होंने कोशिश करके वहाँ अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद वो चाहते थे कि मेरा एडमिशन जो है, जो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है हमारे पारिवारिक संदर्भ में, कि मेरा बेटा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो बहुत प्रयास किया उन्होंने, मतलब कि पैरवी भी बहुत की, मिनिस्टर के पास गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन न तो मेडिकल में हुआ न इंजीनियरिंग में हुआ। तो फिर कॉमर्स में मेरा नाम आया, मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया। और बचपन से मेरी मैथमेटिक्स बहुत ख़राब थी तो अकाउंट्स का पीछा मुझे छूटा नहीं, वहाँ अकाउंट्स पढ़ने को मिला। तो अकाउंट्स में किसी तरह मुझे ग्रेस मार्क्स मिला, तो मैंने इंटर पास किया वहाँ पे। तो मेरा इंटरेस्ट, चूँकि मैं बचपन से बोलता था, बच्चों में खेलता था, आपस में बातें करता था, तो भाषा की तरफ मेरा रुझान बचपन से था। लेकिन ये भी नहीं सोचा था कि कभी भाषा में इतना डीपली मैं चला जाऊँगा। तो जब मुझे धक्का लगा, जब इंसान को कभी कोई धक्का लगता है तो वहाँ से वो संभलता है। तो ये रिजल्ट जो था इंटरमीडिएट का मेरे लिए, जो ग्रेस मार्क्स मिला था, तो मेरे लिए एक सबक था जीवन में सीखने का, कि अगर अब भी नहीं संभले तो फिर हमारे लिए आगे का रास्ता नहीं है। फिर वहाँ से मैंने अपना ट्रैक चेंज किया, मैंने बीए में एडमिशन लिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही। तो बीए में मैंने इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स और ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट लेकर के मैंने किया था। तो बीए में मेरी पोजीशन आई तो भाषा विज्ञान में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर मार्क्स थे। तो उन्होंने, मेरे टीचर्स ने सजेस्ट किया कि तुम या तो जेएनयू चले जाओ या फिर अलीगढ़ में लिंग्विस्टिक्स में ही रहो, लिंग्विस्टिक्स मत छोड़ो, इसमें तुम अच्छा कर सकते हो और कर रहे हो, तो तुम्हारा कैरियर इसमें अच्छा रहेगा, ब्राइट रहेगा। तो फिर मैंने जेएनयू का टेस्ट दिया, वहाँ भी मेरा हो गया। फिर अलीगढ़ में टीचर लोग फिर कहने लगे कि यहाँ तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ देखा है, अच्छे लड़के हो, यहाँ नाम होगा। तो फिर मैं वहाँ जेएनयू गया, एडमिशन फीस जमा कर दिया। फिर आके सोचा कि यहाँ पैसे कितने लगेंगे। उस वक्त पारिवारिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं थी। तो और मैं छोटे भाइयों को भी धीरे धीरे करके ऊपर ला रहा था, ट्यूशन पढ़ाता था, तो खर्चे चलते थे। और अलीगढ़ में पहले बहुत कम फीस होती थी, मतलब बहुत ही कम, मतलब तो और खाना भी हम हॉस्टल में हीटर पे बना के खाते थे, तो खर्च बहुत कम लगता था। तो ये सब सोच करके मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अलीगढ़ में ही रहूँगा। जेएनयू छोड़ दिया फिर, और अलीगढ़ में कंटिन्यू किया एमए में मुझे गोल्ड मेडल मिला लिंग्विस्टिक्स में ही। और फिर मैंने पीएचडी की वहीं से। पीएचडी मैंने साइको लिंग्विस्टिक्स में की थी। और साइको लिंग्विस्टिक्स, जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैंने किसी लैंग्वेज में किया होगा, बल्कि लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स 2 सेपरेट चीज़ें हैं। भाषा और भाषा विज्ञान, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ साइको लिंग्विस्टिक्स में मैंने पीएचडी की। और मेरा जो एक्सपर्टीज था, मेरा जो स्पेशलाइजेशन था, जो फोकस स्टडी था, वो था जो मीडिया में जो भाषा यूज होती है ना, वो भाषा कैसी है और कैसी होनी चाहिए। मतलब कि हमने उसको देखा, उसका इम्पैक्ट ऑडियंस पे कैसा पड़ता है, और अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको अच्छे से बताने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब तो इस पर मैंने पीएचडी किया था। और पीएचडी करने के साथ साथ ही मुझे सीडेक पुणे, जिसने इंडिया के लिए सुपर कंप्यूटर बनाया था, तो वहाँ पे एक कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट होता है, जो कंप्यूटर और लिंग्विस्ट के जोड़ से उसको हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं, मैंने मशीन ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट पे काम किया था। उनको एक लिंग्विस्ट की ज़रूरत थी जो रूल्स बता सके। बेसिकली जो लिंग्विस्ट होता है वो लैंग्वेज के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझता है और उसी हिसाब से बनाता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ क्या एग्रीमेंट होता है। तो वो टैगिंग जो होती है ना, वो टैगिंग बेसिकली लिंग्विस्ट ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताता है और वो उसी हिसाब से वो प्रोग्राम डिजाइन करता है। तो इस तरह से आपने लिंग्विस्टिक की पढ़ाई की और इस क्षेत्र में काम करना आपने शुरू कर दिया। आप अभी फिलहाल वाशिंगटन में पढ़ा रहे हैं इस भाषा विज्ञान के बारे में, तो ये सफर कैसा रहा आपका? हाँ, तो मैं उसके बाद फिर जब मैं सीडेक से निकला तो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हो गया। वहाँ मैंने 2 साल काम किया, भाषा से रिलेटेड था।
तो वहाँ के बाद एक भारतीय भाषा संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर में, जो HRD मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और मैं शुरू से ही जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मैं सेमिनार्स में बहुत जाता था, मुझे बहुत खुशी होती थी। तो उस वक्त मेरे पेपर्स अच्छे नहीं होते थे तो लोग क्रिटिसाइज भी करते थे। तो जैसा आपने शुरू में कहा था कि गलतियों से ही आदमी सीख मिलती है, तो उस क्रिटिसिज्म को अगर आदमी पॉजिटिव ले तो और आगे बढ़ता है। तो हमने उस क्रिटिसिज्म को लिखा। अच्छा, मैं ये सोचता था कि जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो प्रोफेसर हैं, लेकिन हम अपने स्टैंडर्ड से सोचते थे कि एक स्टूडेंट कितना अच्छा लिख सकता है। तो लेकिन मैं जाता था तो लोग जानते थे मुझे। तो जब मैं दिल्ली में था तो डायरेक्टर्स जो मुझे जानते थे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के, उस वक्त ON कॉल थे, प्रोफेसर ON कॉल। तो वो दिल्ली आए थे किसी काम से, तो एक सेमिनार में मेरी मुलाकात हुई और फिर वो मेरे ऑफिस आए। तो उन्होंने कहा कि वारसी तुम अमेरिका जाना चाहते हो? मैंने कहा सर ये तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं अमेरिका जा सकता हूँ। ये समय था जब अमेरिका के लिए आपको कहा गया है। और वैसे मैंने एक MA के बाद वहाँ PhD के लिए अप्लाई किया था, नहीं टीचिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। तो मैं अमेरिका मेरे लिए बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होता है ना, कि मेरी संभावनाओं से बहुत दूर था वो, तो मैं और वो प्रयास भी विफल रहा था। तो मैं सोचा था, जब सर ने बताया था, वो प्रोफेसर ON कॉल ने, तो मैं सोचा सर ये तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि कभी मैं अमेरिका जा पाऊँगा, और आप कह रहे हैं। तो बोले तुम्हारा CV कहाँ है? मैंने कहा सर मेरे कंप्यूटर पे है। तो उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से उसको सही करेक्ट किया और कवर लेटर भी उन्होंने लिखा। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो वो बातें बताता हूँ जो मेरी कमजोरियाँ रही हैं, और जब कोई गाइडेंस मिलता है तो आदमी उसको फॉलो अप करके आगे बढ़ता है। तो वो मेरे लिए लेटर लिख के भेजा। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, टेलीफोनिक इंटरव्यू, वहाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया और एप्लीकेशन, फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद फिर एक सप्ताह के बाद मैं सोया हुआ था, 4 बजे का समय था सुबह का, वहाँ शाम रहा होगा, US में 12 आवर टाइम डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा कि एम आई टॉकिंग टू डॉक्टर वारसी? मैंने कहा यस। तो बोला कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर लेक्चरर पोजीशन एट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। तो मैं उसके बाद तो नींद कहाँ आ सकती है, मतलब कैसा था वो पल? कैसा था वो पल? हमें सबसे खुशी का पल था मेरे लिए, और मैंने सबको घर में जगा, एक सिंगल लोगों को, और उनसे बताया कि मेरा हो गया और मैं अमेरिका जा रहा हूँ। और फिर सुबह का इंतजार मेरे लिए बहुत लंबा हो गया था। फिर अपने दोस्तों से शेयर किया, ये किया। लेकिन मेरे एक टीचर थे अलीगढ़ में, जिन्होंने बताया था कि वारसी तुम्हें कोई देर तो कर सकता है, रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। ये चीज़ें हमेशा याद रखना और कभी पीछे मुड़ के मत देखना। तो मैं पढ़ता चला गया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और चूंकि पारिवारिक सपोर्ट मेरे लिए, मोरल सपोर्ट तो बहुत था, फाइनेंशियल सपोर्ट जो मैं अपने से मेहनत करके कर रहा था, और अपने भाइयों को ले गया। उसके बाद फिर मेरे भाई अलीगढ़ गए, मेरा छोटा वो कॉमर्स में PhD उसने किया, अभी वो दिल्ली में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में अकाउंट्स ऑफिसर है। उससे छोटा जो एयरफोर्स में अभी कानपुर में पोस्टेड है, उससे छोटा नेशनल ओपन स्कूल दरभंगा में सब रीजनल सेंटर है, उसका इंचार्ज है। और 2 छोटा अभी, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में और एक जामिया में पढ़ रहा। तो मुझे लगा कि कैरियर में ये चीज़ें जो है ना मेरे लिए बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है जो मैंने किया है। और सिर्फ ये तो मैंने अपने फैमिली के बारे में बताया, लेकिन मैंने अपने सामाजिक लेवल पे भी बहुत सारे लोगों को मदद किया, किसी को एडमिशन में, किसी को जॉब में, किसी को जो मुझसे हो सकता है। मुझे लगता है कि जीवन में कमा के तो हर कोई अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन आप किसी को अगर कुछ दे पा रहे हैं तो वो जो इंटरनल है खुशी होती है ना, वो बहुत कम मिलती है। मतलब आप दरभंगा के रहने वाले हैं, अभी आपने बात की समाज सेवा की, बात की लोगों के लिए कुछ करने की बात, तो आपके मन में जो ये बात आई थी कि किसी और के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए तो सभी करते हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मन में कहाँ से इच्छा हुई? हाँ, ये चीज़ें जो थी बचपन से, जब मैं गांव में था तो उस वक्त सड़कें भी नहीं थी, और आज भी मैं आपको बता दूं मेरे यहाँ बिजली नहीं है। अभी पिछले सप्ताह मैंने DM से कहा, रिक्वेस्ट किया कि मेरे यहाँ बिजली 1.5 किलोमीटर दूर पर है, मेरे गाँव में नहीं है, तो पहुँचवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं चिट्ठी लिख देता हूँ, हो जाएगा। तो जहाँ बिजली नहीं हो, पीने का पानी नहीं हो, चलने के लिए सड़कें नहीं हो, तो वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि 60 किलोमीटर चलने के लिए 5 घंटे लगते थे। एक पेशेंट अगर वहाँ बीमार है तो वो, अच्छा मेरी माँ चूँकि हाउस वाइफ थी तो वो लोगों से, और गांव की लड़कियाँ औरतें आपस में बातें करती थी, तो अपनी दुख होती एक दूसरे से शेयर करती हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम लोग अपने जीवन में कुछ बन जाना तो गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए जरूर कुछ करना, अगर कर सको तो। क्योंकि उन्हें उस वक्त ये यकीन नहीं था कि हम लोग कुछ बनेंगे या कुछ करेंगे। तो
लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जब कुछ करने का समय आया तो अर्ली 50s में थी कि 2004 में उनका देहांत हो गया, जब मैं उन्हें कुछ दे नहीं पाया। मतलब कि आज वो देखती तो बहुत खुश होती। हम समझ सकते हैं आपने इतना कुछ अचीव किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक होता है ना निहारिका जी के ऐसी जगह से ऐसे समय से शुरू करना, इतना डिप्राइव्ड जो फैमिली है, जो इतनी सारी सुविधाएं नहीं है, आर्थिक सुविधा नहीं है, इतनी सारी सुविधाओं की कमी है, उसके बावजूद इतनी अच्छी पढ़ाई करना और एक बात मैं भी कहूंगी अनुजा, और वो ये कि अगर आप में चाहत है तो राह हर जगह मिल जाती है, और वो ईश्वर है जो आपके लिए राह आसान करता चला जाता है। जरूरत इस बात की होती है कि आप ये समझे कि मुझे करना क्या है और उस दिशा में आपके प्रयास समर्पित होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं किया, इनके भाई के लिए, इनके भाइयों ने भी इतना कुछ अच्छा किया। आज जिस